नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सस्पेंड किए गए तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर को लेकर मुर्शिदाबाद जिले में सियासी सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा, रेजी नगर और भरतपुर इलाकों में हुमायूं कबीर के समर्थकों ने हजारों पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने का दावा किया गया है। साथ ही हुमायूं कबीर के साथ एक पब्लिक मीटिंग की घोषणा भी की गई है। पोस्टरों में हुमायूं कबीर को एक ऐसा राजनीतिक विकल्प के तौर पर पेश किया गया है जिससे इलाके में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते कुछ दिनों में इन इलाकों में बड़ी संख्या में पोस्टर लगाए गए हैं, जिसने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी बेचैनी बढ़ा दी है। हालांकि अब तक हुमायूं कबीर की ओर से नई पार्टी के गठन को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। सवाल यह है कि क्या हुमायूं कबीर वाकई नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं या सिर्फ समर्थकों की ये पहल है। आने वाले दिनों में उनकी पब्लिक मीटिंग से बंगाल की राजनीति की दिशा अब साफ हो पाएगी। और एयर इंडिया की फ्लाइट में खराबी की खबर सामने आई है। मुंबई के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट की तकनीकी खराबी के चलते उसे वापस दिल्ली लौटना पड़ा। विमान का सुबह 7:47 पर सुरक्षित तरीके से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। सोमवार को दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरने के बाद विमान के इंजन नंबर 2 में ऑयल प्रेशर 0 हो गया था। इसके बाद पायलट ने आनन फानन में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए दिल्ली वापस अथॉरिटी को संपर्क किया। विमान में इमरजेंसी की सूचना पर एयरपोर्ट पर कर्मचारियों ने विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। कुछ ही देर हवा में रहने के बाद विमान ने एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। विमान के अचानक वापस दिल्ली लौटने पर यात्रियों में भी अफरा तफरी मच गई। लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकाल लिया गया। किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। बांग्लादेश के ढाका में मेमन सिंह में हुए एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के विरोध में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में हिंदू धार्मिक संगठन और अल्पसंख्यक समूह शामिल हुए। उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब के सामने अपनी भावनाएं और आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग की और घटना की कड़ी निंदा की। कई प्रतिनिधियों ने सुरक्षा और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया। पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने और प्रदर्शन का उद्देश्य जनता और सरकार का ध्यान मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं की ओर आकर्षित करना बताया है। और इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस फिलहाल नजर बनाए हुए है। और दिल्ली एक बार फिर भीषण वायु प्रदूषण की चपेट में है, जहां जहरीली धुंध ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी को घेर लिया है। बारामुल्ला फ्लाईओवर इलाके के विजुअल्स में दृश्यता बेहद ही कम दिखाई दे रही है, जहां AQI 363 दर्ज किया गया है, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। हालात को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली NCR में ग्रैप स्टेज 4 के तहत सभी सख्त पाबंदियां लागू कर दी है। एम्स इलाके से ड्रोन के जरिए लिए गए विजुअल्स में स्मॉग की घनी परत साफ देखी जा रही है। अक्षरधाम क्षेत्र में AQI बढ़कर 438 तक पहुंच गया है, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। वहीं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर भी घना स्मॉग छाया हुआ है, जिससे जन स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई है। और हैदराबाद में 22 दिसंबर को सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया, जब एम्स्टर्डम हैदराबाद आ रही KLM एयर फ्लाइट को लेकर बम की धमकी वाला ईमेल हुआ। इस ईमेल में रात करीबन 12 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट को यह धमकी मिली, जिसके बाद तुरंत सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। फ्लाइट रात लगभग 1 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से लैंड हुई। लैंडिंग के बाद विमान और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड सुरक्षा है उसके प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए। बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की, जबकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
फिलहाल मामले की जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां धमकी वाले ईमेल की सत्यता की पड़ताल कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि ईमेल कहां से आया और आखिर इसका मकसद क्या था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मौसम विभाग के मुताबिक परसों मौसम बेहतर होने की उम्मीद है और इससे राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार होने की भी संभावना है। उन्होंने बताया कि राजधानी में कुछ प्राइवेट कंपनियां ग्रैप 4 के तहत वर्क फ्रॉम होम निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर किसी की शिकायत ऐसी मिलती है तो संबंधित कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीपीसीसी और एमसीडी के डिप्टी कमिश्नरों ने गैर कानूनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मंत्री ने नागरिकों से नियमों का पालन करने और प्रदूषण कम करने में सहयोग करने का आग्रह किया है। राजधानी में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए ये उपाय तुरंत लागू किए जा रहे हैं। क्योंकि ग्रैप 4 के साथ साथ ये रिस्ट्रिक्शन है वर्क फ्रॉम होम की, ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज जो हैं इसको पूरा मान नहीं रही, तो उनको भी आग्रह है, उनको भी इसको पूरा मानना है और अगर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी की बाय नेम हमारे तक शिकायत पहुंचेगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आज सभी एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर्स डीपीसीसी के साथ जो अनऑथराइज्ड इंडस्ट्री है उसका भी सीलिंग का प्रोसेस एमसीडी की तरफ से शुरू किया गया है। 3 तरह की दिल्ली में इंडस्ट्री है, एक ऑथराइज्ड इंडस्ट्री है, एक रेगुलाइज्ड इंडस्ट्री है और तीसरी इलीगल है। जो इलीगल इंडस्ट्री है इसको 100% किसी भी कैटेगरी में हो, पोल्यूटिंग हो या नॉन पोल्यूटिंग हो, ये मानयोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इनको तुरंत बंद किया जाए, इसलिए एमसीडी इनके ऊपर भी कार्रवाई कर रही है। पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के ऊपर सख्त तौर के ऊपर आज से एक्सटेंसिव, जैसे मैंने बताया, ड्राइव के चलते इन सबको बंद किया जाएगा। कल के बाद कुछ मौसम के बेहतर होने की आशंका है, जो जानकारी मौसम विभाग से आ रही है। कल के बाद कुछ बेहतरी की उम्मीद है, उससे एक और ठीक होगा। दिल्ली के अंदर निरंतर रात को सड़कों की सफाई धुलाई का काम चल रहा है। दिल्ली में जो हमारा डंप्स है उनमें से औसतन रोज 35,000 मैट्रिक टन कूड़ा आज हम बायोमाइनिंग करके हटा रहे हैं, जिस कूड़े को हटने से दिल्ली का पोल्यूशन कम हो रहा है। और दिल्ली के अंदर पिछली जो ड्राइव चलाई गई थी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की तरफ से कि दिल्ली को मलबा मुक्त भी किया जाए, मिट्टी एक बहुत बड़ा कारण है, डस्ट जो कारण है, उसमें भी आप देखेंगे हमारा अभी बहुत ड्राइव चल रही, बहुत दिल्ली में से अभी भी मलबा और कूड़ा उठना बाकी है, लेकिन एक्सटेंसिव ड्राइव से बहुत कई लाख मैट्रिक टन कूड़ा और सिल्ट और मलबा हटाने में हम काम। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में लगातार बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के बीच रात में बेहद ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा इलाका रोशनी में जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ों और सड़कों पर जमी बर्फ ने सोनमर्ग को किसी जन्नत जैसी शक्ल दे दी है। ठंड के बावजूद पर्यटक इन तमाम मनमोहक दृश्यों का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। रात के समय गिरती बर्फ और शांत माहौल ने मौसम की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया है। हालांकि भारी बर्फबारी के चलते ठंड में इजाफा हुआ है। स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई फ्लाइट्स देरी से संचालित की जा रही है। विजुअल्स में एयरपोर्ट पर बेहद ही कम विजिबिलिटी साफ देख सकते हैं। फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड पर लेट और रीशेड्यूल की गई उड़ानों की जानकारी दिखाई दे रही है। कोहरे के चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। एयरलाइंस यात्रियों को लगातार अपडेट देने की कोशिश कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले घंटों में और भी कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों से सीधे मुलाकात की। इस कार्यक्रम में नागरिक अपनी समस्याएं और शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं। लोगों ने मुख्य रूप से बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी शिकायतें साझा की। मुख्यमंत्री ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना, त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। कार्यक्रम में लोगों की संख्या अधिक थी, लेकिन व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से रखी गई थी। जनता दर्शन के माध्यम से राज्य सरकार जनता के करीब आने और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कर रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कोडिन कफ सिरप मामले को लेकर विधानसभा के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। इस दौरान नारेबाजी भी की गई और सरकार से जवाबदेही तय करने की अपील की गई। सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा परिसर के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर संसद में चर्चा हो चुकी है और इस विषय पर एक सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर सतीश महाना ने आगे कहा कि आज विधानसभा में सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बजट पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा के लिए रास्ता खोल दिया गया है ताकि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। उनके इस बयान को विधानसभा में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के ऊपर पार्लियामेंट में भी इसकी चर्चा करी है। दुर्भाग्य से कालांतर में जो वंदे मातरम के असली स्वरूप को नष्ट करने का प्रयास किया गया। वंदे मातरम सब लोग स्वीकार करते हैं उन कुछ पंक्तियों को, लेकिन उन पंक्तियों को स्वीकार करने के बाद भी कुछ लोग उसका गायन नहीं करते। अगर सबको अच्छा है और राष्ट्र भक्त के लिए, राष्ट्र के लिए, तो सबको उसका गायन करना चाहिए। उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, पॉजिटिव और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। देश के हित में, वंदे मातरम के सम्मान, उस गीत के सम्मान के हित में, और देश के गौरवशाली इतिहास, शस्य श्यामलाम इतिहास, जहाँ पर हरियाली हो, जहाँ पर खुशहाली हो, ऐसे सारे के सारे विषय के ऊपर आज सकारात्मक चर्चा होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, अब अनुपूरक बजट आएगा। आज बहुत सारे विषय जो बजट पेश करने के बाद सरकार के समक्ष आते हैं, उसके लिए अनुपूरक बजट आता है। मेरे अध्यक्ष बनने से पहले कभी अनुपूरक बजट के ऊपर चर्चा नहीं होती थी, लेकिन मैंने उसके ऊपर भी सकारात्मक चर्चा के लिए एक फ्लोर ओपन किया है। वंदे मातरम के 150 वर्ष। जब आत्मा शुद्धि की पुकार करती है, तब माघ मास का आगमन होता है, जहां एक स्नान बन जाता है एक तप, एक दिन बन जाता है साधना और एक संकल्प कहलाता है कल्पवास। आज हम जानेंगे उस दिव्य परंपरा के रहस्य को जो मनुष्य को मोह से मोक्ष की ओर ले जाती है। देखिए रिपोर्ट। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ का महीना आध्यात्मिक साधना और आत्म शुद्धि के लिए श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों और पुराणों में इस मास को बेहद ही पवित्र बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में किए गए जप, तप, स्नान और दान का फल अक्षय होता है, यानी इसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इसी पवित्र महीने में कल्पवास की परंपरा का विशेष महत्व होता है, जिसे प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर रहकर पूरा किया जाता है। दृक पंचांग के अनुसार साल 2026 में माघ मास की शुरुआत 4 जनवरी से होगी। कल्प शब्द का अर्थ एक निश्चित कालखंड होता है, जबकि वास का मतलब निवास करना होता है। आध्यात्मिक रूप से कल्पवास उस साधना को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए सांसारिक आकर्षणों, भोग विलास और मोह माया से दूरी बनाकर ईश्वर की उपासना में लीन रहता है। शास्त्रों में इसे गृहस्थ जीवन से वैराग्य की ओर अग्रसर होने का एक अभ्यास माना गया है। परंपरागत रूप से कल्पवास की शुरुआत पौष पूर्णिमा से होती है और ये माघ पूर्णिमा तक चलता है। हालांकि श्रद्धालु अपनी श्रद्धा, सामर्थ्य और उपलब्ध समय के अनुसार 5, 11 या 21 दिनों का संकल्प लेकर भी कल्पवास कर सकते हैं। कल्पवास केवल गंगा तट पर रहना नहीं, बल्कि ये कठोर आध्यात्मिक अनुशासन है। कल्पवासी को नदी किनारे फूस की कुटिया में रहना होता है और सांसारिक सुखों से दूरी बनानी होती है।
इस दौरान दिन में केवल एक बार सात्विक और स्वयं द्वारा तैयार भोजन ग्रहण करने का विधान है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त सहित दिन में 3 बार पवित्र गंगा जल में स्नान कर विधिवत पूजा की जाती है। कल्पवासी भोग विलास का त्याग कर भूमि पर शयन करते हैं और मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। इस अवधि में नशा, क्रोध, झूठ और कटुवाणी पूरी तरह से मना ही है। साथ ही कुटिया में तुलसी का पौधा लगाकर नियमित पूजन किया जाता है। पूरा समय भजन, कीर्तन, संतों के सत्संग और धार्मिक ग्रंथों के पाठ में व्यतीत किया जाता है। कल्पवास की समाप्ति पर सत्यनारायण भगवान की कथा, ब्राह्मण भोज और सामर्थ्य अनुसार दान करना शुभ माना जाता है। अब माघ स्नान की प्रमुख तिथियां कौन कौन सी है? पहला स्नान पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को है। दूसरा स्नान मकर संक्रांति यानी कि 15 जनवरी। तीसरा स्नान मौनी अमावस्या यानी 18 जनवरी। चौथा स्नान माघ पूर्ण 1 फरवरी को है। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक चलता है। वर्ष 2026 में कल्पवास की शुरुआत 3 जनवरी से होगी और इसका समापन 1 फरवरी को। दिन परंपरागत रूप से माघ मास का कल्पवास पूर्ण माना जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।